हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में समझाएंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को सीखा था डायमेंशनल एनालिसिस का। उसके बेसिक कंसेप्ट क्या थे? जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले वो फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर इसे देखें। ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ओके। सेकेंड, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। यदि हमें पता हो कि फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड होती हैं, तो हम उनमें आपस में क्या रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। सीजीएस से एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना, एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना डायमेंशन के द्वारा हम कर सकते हैं। टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। यदि हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता है, डायमेंशनल फार्मूला पता है, तो हम उसका यूनिट मालूम कर सकते हैं। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। किसी भी फिजिकल कांस्टेंट या फिजिकल कोफिशिएंट का हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम फर्स्ट इस पे आते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सपोज करो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। इसको हमें डायमेंशन के द्वारा, डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा पता करना है कि आपका सही है या गलत है इक्वेशन। तो देखो, हम इससे पहले पार्ट में बता चुके हैं कि किसी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स का डायमेंशन कैसा होता है? सेम होता है। जितने भी उसमें टर्म्स होंगे, इसमें कितने टर्म्स हैं? लेफ्ट हैंड साइड में 1 टर्म्स है, राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स है। तो तीनों टर्म्स के डायमेंशंस कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तीनों टर्म्स के डायमेंशनल फार्मूले भी इक्वल होंगे। ओके, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? डायमेंशन ऑफ टर्म एस का क्या होता है? डायमेंशन। फिर डायमेंशन ऑफ टर्म ut। अब u का क्या? u वेलोसिटी है तो lt माइनस 1 होता है, tt है, सो दिस इज l हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ टर्म हाफ at स्क्वायर। देखो, हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, एल का a का lt माइनस 2 होगा, t का t स्क्वायर होगा, सो दिस इज l। तीनों ही टर्म्स के डायमेंशन कैसे हैं? सेम है। हेंस इट इज करेक्ट। ऑल द टर्म हैविंग सेम डायमेंशन, सो इट इज करेक्ट। कैसा है? करेक्ट है। तीनों के तीनों टर्म्स के डायमेंशन कैसे हैं? सेम है। तो यह कैसा है? डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम एक दूसरे इक्वेशन को लेते हैं। दिस इज एफ एस इक्वल टू, सपोज करो हमें इसको चेक करना है, एफ एस इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम बी स्क्वायर। ओके, इसको चेंज करना है। एफ एस इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस 1/एम यू स्क्वायर। एफ क्या है? फोर्स है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, मास है, वी फाइनल वेलोसिटी है, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। यह वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला है। ओके, दिस इज द वर्क, दिस इज चेंज इन एनर्जी। ये उसके फार्मूले को लिखा गया है। इसको हम डायमेंशनली चेक करते हैं। इसमें हाउ मेनी टाइम्स देयर आर? 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम, 1 टाइम, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, 3 टर्म्स है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 टर्म्स है और राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स है। तीनों टर्म्स के डायमेंशन कैसे होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यदि तीनों टर्म्स के डायमेंशन इक्वल आते हैं तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ टर्म एफ एस। ओके, डायमेंशन ऑफ टर्म एफ एस। एफ का क्या होता है डायमेंशन, एफ का डायमेंशन होगा mlt माइनस 2 और एस का क्या होता है, एल होता है, सो दिस इज ml स्क्वायर t माइनस 2। ओके, नाउ नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ का तो कुछ होता नहीं है, m का m रहेगा, v का lt माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज ml स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर, m का m रहेगा, हाफ का कुछ होता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी का lt माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ml स्क्वायर t माइनस। देखो तीनों ही टर्म्स के डायमेंशन कैसे हैं, सेम है, तो यह इक्वेशन डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट होगा। ऑल द थ्री टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशंस, सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। कैसा होगा ये, डायमेंशनली करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों ही टर्म्स के डायमेंशन कैसे हैं, सेम हैं, तो यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सेकंड एप्लीकेशन था टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसके हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं किस तरह से हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m is tied to a string and swing around in a circular path of radius r with a constant speed v. Derive a formula for the centripetal force exerted by the particle on our hand using method of dimension. तो हमें उससे क्या पता चलता है कि जो एफ है वो तीन चीजों पे डिपेंड हो रहा है। एक तो एम पे डिपेंड हो रहा है, उसके मास पे, दूसरा आर रेडियस, और तीसरा वेलोसिटी। इन तीन चीजों पर सेंटीपिटल फोर्स क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। हमें इसको पढ़ने से पता चला है पार्टिकल ऑफ मास एम इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड स्विंग अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद अ कांस्टेंट स्पीड v. ओके, ड्राइव द फार्मूला फॉर सेंटीपिटल फोर्स। तो जो सेंटीपिटल फोर्स है वह तीन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हो रहा है, एम, आर और v। तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, लेट F is directly proportional to m raised to power a, r raised to power b और v raised to power c। इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। अब देखो F का सेंटीपिटल फोर्स है, तो F का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mlt माइनस 2 होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m का m ही रहेगा, r रेडियस है तो इसका l हो जाएगा, v का क्या होता है lt माइनस 1 रेज़ टू पावर c। ऐसा हम इसे लिख लेंगे। फिर mlt माइनस 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू पावर a, m रेज़ टू पावर b, l रेज़ टू पावर c, t रेज़ टू पावर माइनस c। ओके, mlt माइनस 2 is directly proportional to m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b प्लस c और t रेज़ टू पावर माइनस c, t रेज़ टू पावर माइनस c हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखो राइट हैंड साइड में m पर कितनी पावर है a, लेफ्ट हैंड साइड पे m पर कितनी पावर है 1। तो यहाँ पर कंपेयरिंग पावर हम लिख लें, यहाँ पर कंपेयरिंग पावर। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेफ्ट राइट हैंड साइड पे m पर a की पावर है, लेफ्ट हैंड साइड पे m पर 1 की पावर है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर l पर कितनी पावर है, b प्लस c की पावर। यहाँ पर l पर 1 की पावर है तो b प्लस c इक्वल टू 1, एक रिलेशन ए बन गया। ओके, लेफ्ट हैंड यहाँ पर t पर कितनी पावर है, राइट हैंड साइड पर माइनस c, यहाँ पर कितनी पावर है माइनस 2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। c की वैल्यू हमें 2 मिल गई, a की वैल्यू 1 मिल गई। अब इस c की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो b प्लस 2 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें, माइनस
1 मिल गई। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, जैसे इक्वेशन 1 तो इसमें हम पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 इस वैल्यू की एबीसी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, की वैल्यू कितनी है 1, आर रेज़ टू पावर बी की वैल्यू कितनी है -1, और v की वैल्यू कितनी है, v पर कितने की पावर c की वैल्यू 2 है। तो ये फार्मूला बन गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv² अपॉन r। क्या बन गया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv² अपॉन r। ओके, तो ये हमने डायमेंशनल एनालिसिस से फार्मूले का क्या कर लिया, डेरिवेशन कर लिया। ओके, कैसे डेरिवेशन किया, पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ के फाइंड आउट करते हैं कि हमें जिसका डेरिवेशन करना है वह किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है। जैसे यहाँ पर हमें सेंटीपीटल फोर्स का डेरिवेशन करना था, वह सेंटीपीटल फोर्स मास पर डिपेंड है, रेडियस पे डिपेंड है, वेलोसिटी पर डिपेंड है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज़ टू पावर ए, आर रेज़ टू पावर बी और वी रेज़ टू पावर सी। इक्वेशन 1 ले लिया, इनकी डायमेंशंस लिखे गए। फोर्स का डायमेंशन ml की रेज़ टू पावर -2 होता है, m का m ही रहेगा, r का l होता है, v का lt -1 होता है। तो इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ओके, l दोनों बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, उसी बेस पर ऐड हो जाती है। तो कंपेयरिंग करके एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करके फार्मूले को क्या कर लिया, डेरिवेशन कर लिया गया। ओके, द एनर्जी E of particle oscillating in simple harmonic motion depend on the mass m of the particle, frequency m and amplitude a of oscillation. So dimensionally that E is directly proportional to m square a square. जो E है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, किस किस पर डिपेंड हो रही है, ओके, डिपेंड ऑन मास m, मास पर डिपेंड हो रही है, फ्रीक्वेंसी n पर डिपेंड हो रही है एंड एम्पलीट्यूड a, इन 3 चीजों पर डिपेंड हो रही है। ऐसा इसको पढ़ने से पता चलता है कि E किस किस पे डिपेंड हो रहा है, मास पे डिपेंड हो रहा है, फ्रीक्वेंसी n पे डिपेंड हो रहा है और एम्पलीट्यूड a पे डिपेंड हो रहा है। ओके, अब हमें E का रिलेशन बनाना है, तो हम E का रिलेशन बनाएंगे। तो लिख लेंगे लेट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू पावर x n रेज़ टू पावर y a रेज़ टू पावर z। ओके, यहाँ पर a पहले से है तो हमने a b c का यूज नहीं किया, x y z का कर लिया। अब एनर्जी का डायमेंशन सबको पता है, क्या होता है ml² t रेज़ टू पावर -2 होता है। जो वर्क डन का होता है डायमेंशन फार्मूला वही एनर्जी का होता है। m का m ही रहेगा, n क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का 1/t होता है। ओके, क्या होता है 1/t, सो t रेज़ टू पावर -1y। ओके, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 टाइम पीरियड। ओके, ये एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, तो l रेज़ टू पावर z हो गया। एम्पलीट्यूड से मीनिंग क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स इसका डायमेंशन क्या होगा l होगा। अब ml² t रेज़ टू पावर -2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रहेगा, n रेज़ टू पावर x t रेज़ टू पावर -y और l रेज़ टू पावर z। कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर, पावर का क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग द पावर, x इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड में m का पावर क्या है, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर t का पावर कितना है, t का पावर -y है, यहाँ पर t का पावर कितना है -2 है, दिस इज y इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड में l का पावर क्या है z है, और लेफ्ट हैंड साइड में l का पावर कितना है 2 है, तो z इक्वल टू 2।
अब हमें x की वैल्यू मिल गई, y की मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। हम इस इक्वेशन 1 में उसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट these values in equation 1, put these values in 1. Okay, this is E is directly proportional to m raised to power 1, n raised to power 2 और एक पर क्या है, z की पावर है तो a स्क्वायर से 2 आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से फिजिकल रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यदि हमें पता चल जाए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होती है। डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड यूज है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। ओके, आपको पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जाता है उसके यूनिट से, तो वह कांस्टेंट आता है n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इस कंसेप्ट का यूज करके हम एक सिस्टम को दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज करो x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b और t रेज टू पावर c है किसी x फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अब यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन टू सिस्टम्स आर, ठीक ना, टू सिस्टम्स में उसके यूनिट्स हैं m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b, t1 रेज टू पावर c एंड m2 रेज टू पावर a, l2 रेज टू पावर b और t2 रेज टू पावर c है। एंड n1 एंड n2 की न्यूमेरिकल वैल्यू इन द टू सिस्टम रिस्पेक्टिवली। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है। अब हमें पता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होता है, तो n1 m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b, t1 रेज टू पावर c इक्वल टू n2 m2 रेज टू पावर a, l2 रेज टू पावर b, t2 रेज टू पावर c। n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b, t1 अपॉन t2 रेज टू पावर c। हियर m1 n1 और t1 क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द नॉन सिस्टम, जिसके बारे में हमें जानकारी है उसका है नॉन सिस्टम या फर्स्ट सिस्टम हम बोल सकते हैं। ओके, m1 n1 और n2 हमें नॉन सिस्टम का ही लेना चाहिए, जिसकी जानकारी हमें है, जिसकी वैल्यू हमें पता है। एंड m2 l2 एंड t2 आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द अननोन। कन्वर्जन ऑफ न्यूटन इनटू डायनामिक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। न्यूटन को डायन में हमें कन्वर्ट करना है। न्यूटन किसका डायमेंशनल फार्मूला है, उसका डायमेंशनल फार्मूला है, क्या होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला, ml -2 होता है। ओके, तो हम ऐसा ले लें अपना जो फार्मूला है m2 इक्वल टू n1 अपॉन m2 रेज टू पावर, यहाँ पर क्या ले लें, 1 ले लें, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर 1 और t1 अपॉन रेज टू पावर -2, ऐसा हमने ले लिया। ओके, n1 देखो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन होता है 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपना फार्मूला होता है। ओके, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये तो बना जाएगा n1 क्या है, नॉन वाला है, पता है हमें, तो एक केजी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, रेज़ टू पावर 1। दिस इज L1 मीटर, दिस इज सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर, 1 ले लो, 1 ले लो, 1 ले लो। ओके, T1 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज़ टू पावर -2 हो गया। अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है।
तो हम इसमें 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल। ओके, तो दिस इज क्या हो जाएगा ये, देखो दिस इज 10 रेज़ टू पावर 5 आ गया। कितना आ गया, 10 रेज़ टू पावर 5 आ गया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सपोज करो हमको ग्रेविटेशनल कैपिटल जी का जो यूनिट होता है कैपिटल जी, ओके, इस कैपिटल जी को हमें सीजीएस कैपिटल जी की सीजीएस सिस्टम में क्या होती है वैल्यू, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 होती है सीजीएस सिस्टम में, ठीक ना, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम रेज़ टू पावर -1 सेकेंड रेज़ टू पावर -2, ये उसकी यूनिट होती है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में। अब हम इसे एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें, इसमें कन्वर्ट करना चाहें एमकेएस सिस्टम में, फार्मूला यही यूज होगा, n2 इक्वल टू n1 अपॉन n2 रेज़ टू पावर a, l1 अपॉन l2 रेज़ टू पावर b और t1 अपॉन t2 रेज़ टू पावर c। ये फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, इस फार्मूले का यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। ओके, अब देखो इस फार्मूले का यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पर हमें इसके डायमेंशन का पता करना है। यदि आपको इसका डायमेंशन नहीं पता यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो हम इसका डायमेंशन इस फार्मूले से पता करेंगे। S इक्वल टू कैपिटल G n1 इंटू n2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो इससे हम इसका डायमेंशन पता कर लेंगे। कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ओके, F का डायमेंशन ml रेज़ टू पावर -2 होता है, r स्क्वायर का l स्क्वायर, दिस इज m इंटू m। तो G का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो m रेज़ टू पावर -1 l क्यूब p रेज़ टू पावर -2 होगा। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। ओके, अब देखो n2 लिखा हमने। ओके, तो जो n2 की जो वैल्यू है वह कितनी है, अपनी वैल्यू n1 की वैल्यू दी हुई है हमें 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। अब इसमें n1 में क्या आएगा, 1 ग्राम आएगा, इधर क्या आएगा 1 kg आएगा, पावर क्या होगा -1 होगा। ओके, L1 कितना है 1 सेंटीमीटर, इधर 1 मीटर आएगा, पावर क्या होगा 3 होगा। ओके, यहाँ पर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज़ टू पावर -2। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। ओके, अब देखो हमें इसको किस में चाहिए, केजी में चाहिए है, तो हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लें। ओके, या इसको किसी में भी कन्वर्ट कर लो। देखो 1 ग्राम ये 1000 हो जाएगा ग्राम रेज़ टू पावर -1, दिस इज 1 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो दिस इज 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये 100 जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो -1 की पावर -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, इंटू कैंसिल हो गया, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 कितने बार इंटू होगा इसका, 3 बार इंटू होगा। ये 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो बचे रहेंगे, तो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 आ गया। एमके सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.67